स्वागत करते हैं आपका जीएस इनोवेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से सभी करंट अफेयर को फुल्ली डिटेल्स एनालिसिस कराया जा रहा है, तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ ताकि एक बेहतर अच्छी तैयारी आपको मिल सके बाय नीरज सर के द्वारा, ठीक है ना। वो भी स्टैटिक जीके और जीएस के साथ। और जीएस इनोवेशन सेंटर का टेलीग्राम चैनल भी आपको उपलब्ध है। जिनके नहीं भाई बहनों को चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस जो है आप जो है टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे ताकि वहां से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहरे व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बनाए रखने में सांकेतिक भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में नामित किया है। देखिए एक संगठन है जो कि हम जानते हैं उसे, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से। संयुक्त राष्ट्र महासभा एक ऐसा संगठन है जो कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करती है और पूरा देश को कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है। साथ साथ में पूरा दुनिया में मानवाधिकारों को रक्षा करने के लिए और उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए जो है एक सांकेतिक भाषा को महत्वपूर्ण क्या किया, भूमिका निभाने का काम किया है, जिससे जो भाई या बहन या तो जो भी यानी कि 70 मिलियन से अधिक जो है पॉपुलेशन ऐसा है जो कि बहरा है, यानी कि बहरे व्यक्तियों के लिए ये यूएनओ की पहल पर सांकेतिक भाषा जागरूकता दिवस का जो है प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा, तो संयुक्त जो है राष्ट्र महासभा के पहल पर, राष्ट्र महासभा की पहल पर क्या किया गया है, ये जो है यहाँ पर सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। याद रखेगा सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। ये कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को मनाया गया। आपको पता है मित्रों, इसके लिए जो है 135 देश का टोटल जो है 135 देश का एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ, WFD जो है इसकी स्थापना 1958 में हो जाती है। इसमें लगभग 175 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसमें ये पता चला है कि मतलब 70 मिलियन लोग, क्या है, 70 मिलियन लोग जो है बाधिर है। क्या है, लोग जो है आपका बाधिर है, यानी कि बहरे का शिकार है, जो कि इन भाई बहनों को अर्थात इन लोगों को जो है आपका मानवाधिकार बनाए रखने के लिए, अधिकार को बनाए रखने के लिए, इसीलिए जागरूकता जो है दिवस मनाया गया, जिसे सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में नामित किया गया। 70 मिलियन लोग, याद रखिएगा कितना, 70 मिलियन लोग। वही बात किया जाए ये क्या है सर, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, कहां पर देखने को मिलेगा, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ का जो है इटली के रोम में। कहां पर, इटली के रोम में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, 23 सितंबर। क्या हो जाएगा, 23 सितंबर को जो है ये जो चीजें जो है मनाया जाता है। वही बोल दीजिए सर 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व राइनो दिवस। याद रखेगा विश्व राइनो दिवस, विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है आपका, इसको 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। क्या हो जाएगा, 23 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा। वही देख लीजिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा बहरे लोगों को भगवान द्वारा दिया गया सबसे अच्छा उपहार है। सांकेतिक भाषा बड़े लोगों के लिए, सांकेतिक भाषा में होता क्या है दोस्तों कि जो है अपना अंग का जो है विन्यास किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन, और उसके माध्यम से बताया जाता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर ये सब चीजें जो दिखाई दे रहा है ये सब सांकेतिक भाषा का है। क्या है, सांकेतिक भाषा है, जो कि स्पेशल चीजें जो है ये सब सिखाया जाता है, बताया जाता है जागरूकता अभियान के माध्यम से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, चीन और सीरिया के बीच औपचारिक रूप से किस प्रकार की साझेदारी स्थापित की गई है। ये देखिए चीन और किसके साथ, सीरिया के बीच किया गया है। आपको पता है ना
चीन जो है, अभी चीन में एक इवेंट चल रहा है, उस इवेंट का नाम है आपका एशिया कप। क्या चल रहा है आपका? एशियाई 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 खेल है, एशियाई खेल है, याद रखिएगा। एशियाई खेल कहाँ हो रहा है? तो चीन में। चीन के कहाँ पर हो रहा है? हांगझाओ में। कहाँ हो रहा है? हांगझाओ में हो रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। बोलिएगा सर क्वेश्चन तो ये है, ये क्यों बता रहे हैं? हम इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि इस खेल से ठीक पहले जो है सीरिया का राष्ट्रपति कहाँ पहुंचे? चीन पहुंचे। सीरिया का राष्ट्रपति, बोलिएगा सर सीरिया का जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति क्या है सर? तो सीरिया का राष्ट्रपति का नाम है असर अल बसद। याद रखेगा, असर अल बसद जो है यहाँ का राष्ट्रपति का नाम है, याद रखिएगा। और ये जो है कहीं ना कहीं चीन जो है कभी इनको जो है मदद किया था। मदद करने के बाद जो है सीरिया जो है एक दूसरे के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए जो है चाइना पहुंचा। अभी एशियाई खेल से पहले कहाँ पहुंचा? चाइना पहुंचने का काम किया। कौन पहुंचा था? सीरिया। और ये दोनों आपस में बैठ करके रणनीतिक साझेदारी किया। क्या किया? रणनीतिक जो है रणनीतिक साझेदारी करने का काम किया। ये दोनों के बीच कैसा साझेदारी हुआ? तो रणनीतिक साझेदारी इन दोनों के बीच किया गया, चीन और सीरिया के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणनीतिक साझेदारी। वही बात किया जाए सीरिया की बात, तो सीरिया की राजधानी मित्रों दमिश्क है। क्या है? दमिश्क इसका राजधानी है। और बोलिएगा सर सीरिया कैसा देश है सर, कैसा कंट्री है? तो याद रखिएगा यहाँ पर शासन जो है संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसके? संवैधानिक है। यहाँ का शासन संवैधानिक व्यवस्था से चल रहा है। और यह एक इस्लामिक कंट्री, कैसा कंट्री है मित्रों? इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक देश माना जाता है सीरिया को। और सीरिया के अगर मुद्रा की बात किया जाए तो सीरिया का मुद्रा आपको पता है सीरियाई पाउंड। क्या है? सीरियाई पाउंड है। ठीक है ना? वही अब चीन हमारा जो है पड़ोसी है, चीन है, लेकिन व्यवहार तो पड़ोसी जैसा नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, गले का जो है फंदा बन के रह गया है। ये हर चीज में ये मतलब क्या, हर चीज में ये कहता हमारा ही। कब सुधरेगा ये चाइना? ठीक है, चलिए ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? रणनीतिक साझेदारी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये दोनों के बाद ये असर अल बसद है और ये आपका ये छोटी छोटी आंखें वाला, यहाँ देखिए ये आंख, ये दिख रहा है? आंख नहीं दिखा रहा है जिनको, मैं आंख आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना? ये जो है आपका शी जिनपिंग साहब है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एपिरस में किस पर्वत श्रृंखला को हाल में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? किस विरासत सूची में जोड़ा गया है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया है माउंट ओलिप, माउंट एथोस, माउंट पिंडोस, माउंट टाइगोस। देखिए इसका आंसर हो जाएगा माउंट पिंडोस। क्या हो जाएगा? माउंट पिंडोस। ये माउंट पिंडोस एक क्या है मित्रों? पर्वत है, याद रखेगा। माउंट पिंडोस है। और ये कहां पर है? तो ग्रीस में। कहां पर है? ग्रीस में माउंट पिंडोस एक पर्वत है। और इसी पर्वत का अंतिम छोर में गांव बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? एक गांव बसा हुआ है, वो भी निर्मित है पत्थर से। किससे? पत्थर से है। और ये जो गांव है उस गांव का यानी गांवों का समूह है। क्या है मित्रों? गांवों का समूह है जिसे जागो रोचिया कहा जाता है। जागो रोचिया कहा जाता है, याद रखिएगा। जागो रोचिया कहा जाता है, इस गांव के समूह को कहा जाता है। यहाँ पर कुछ विरासत चीजें मिली है, क्योंकि यूनेस्को पता है ना, यूनेस्को का काम क्या है? यूनेस्को का काम है शिक्षा, संस्कृति, उसके बाद विरासत अर्थात धरोहर के जो चीजें हैं वो चीज को क्या करना? कंजर्वेशन करना और साथ साथ विश्व धरोहर में शामिल करने का काम करता है। ठीक है ना? तो ये जो है ये क्या करेंगे? ऑटोमन साम्राज्य के समकालीन, मतलब ये चीजें हुआ करता था उसी के समय का ये है बना हुआ। इसीलिए इन चीजों को संरक्षण करने के लिए यूनेस्को के विश्व जो है धरोहर में इसे क्या किया गया? शामिल किया गया। याद रखेगा ऑटोमन विरासत का, ये ऑटोमन जो है विरासत का जगह है, इसीलिए इसे क्या किया गया? इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया।
किसके द्वारा? तो ग्रीस में। कहां पर है? ग्रीस में है, याद रखिएगा। कहां पर? ग्रीस में। माउंट पिंडोस पर्वत का, माउंट पिंडोस पर्वत का जो है अच्छी का एक जगह है, यानी कि नाम है। क्या नाम है? एपिरस, याद रखेगा। माउंट पिंडोस पर्वत का एक यानी कि नाम है, एक जो है श्रेणी का नाम है जिसका नाम है एपिरस। क्या नाम है? एपिरस। वहीं पर गांवों का एक समूह इसको कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जागरोचिया। ऑटोमन विरासत का क्या है? जम्मू है। यहाँ का खासियत क्या है मित्रों? ऑटोमन साम्राज्य के समय जो भी चीजें हुआ करता था वो पत्थर की जो बनी हुई चीज हुआ करता था। तो जैसे कि गांव, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर जो गांव मिलेगा, तो यहाँ पर स्वागत करने के लिए जो भी बना हुआ वो पत्थर की चीजें, जैसे कि आपका फूल, पत्थर का यहाँ पर फूल बना हुआ है। पत्थर का क्या बना हुआ है? पत्थर का फूल बना हुआ है। पत्थर का द्वार बना हुआ है। पत्थर का क्या बना हुआ है? पत्थर का द्वार बना हुआ है। डेकोरेशन करने के लिए जो भी चीजें हैं सब पत्थर का बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पत्थर का बना हुआ है, याद रखेगा। वही बात की जाए आपको ग्रीस का, तो ग्रीस का राजधानी क्या है? ग्रीस का राजधानी एथेंस, याद रखेगा। ग्रीस का राजधानी क्या है आपका? एथेंस है ग्रीस का राजधानी, जिसे विश्व यानी कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर यूनेस्को की बात किया जाए तो 16 नवंबर जो है 1945 में इसको क्या किया गया है? इसका स्थापना किया गया है। ये भी एक यूएनओ का अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा संघ का एक अंग ये भी है, एक पार्ट ये भी माना जाता है। यूनेस्को भी को माना जाता है, याद रखें। इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस है। इसका हेडक्वार्टर क्या है मित्रों? पेरिस है, याद रखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट पिंडोस। माउंट पिंडोस कहाँ है? ग्रीस में। ग्रीस का एक जो है यहाँ पर ग्रीस का एक पार्ट है ग्रीस में, यानी माउंट पिंडोस का एक चोटी है जिसका नाम है एपिरस। यहीं पर जो है यहाँ पर ये चीजें क्या है आपका बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये देख पा रहे हैं, ये जो है एक पार्ट है माउंट पिंडोस का, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखिए गांव बसा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव देखने को मिल रहा है। इसी को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये साथ साथ में जो यूनेस्को है ना मित्रों, यूनेस्को जो है, यूनेस्को क्या इसका काम है? विश्व विरासत यानी कि विश्व धरोहर सूची में शामिल करना। विश्व धरोहर की सूची में शामिल करना, सूची में शामिल करना। और शामिल होने से क्या होता है? तो पर्यटन भी बढ़ता है। क्या बनता है? पर्यटन भी। यही कारण है पूरे दुनिया का हर देश जिसके पास कुछ धरोहर है वो सभी लोग यूनेस्को में शामिल करना चाहता है। जब यूनेस्को में शामिल हो जाता है तो इसको देखने के लिए बहुत सारा पर्यटक जो है आकर्षित होते हैं। किसकी ओर? ये इस धरोहर की सूची की ओर। इसीलिए टूरिज्म भी बढ़ता है, जिससे ना हर देश का कोशिश रहता है कि विश्व विरासत सूची में क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया जाए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कर रहा है। असम के किस गांव को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? देख लीजिए, असम के बारे में बोल रहा है। असम का एक गांव है जो कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। सर्वश्रेष्ठ, याद रखेगा। पर्यटन मतलब समझ में आ रहा होगा। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटन गांव चुना गया है। उस गांव का नाम है विश्वनाथ घाट। क्या नाम है? विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट है, याद रखिएगा। बोलिएगा सर ये विश्वनाथ घाट तो ये तो बाबा विश्वनाथ की नगरी की बात कर रहा है, बनारस की बात कर रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो घाट है, ये जो गांव है वही जगह से प्रेरित है, याद रखिएगा। और ये विश्वनाथ घाट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मित्रों गुप्त घाट का, काशी घाट। इसे काशी घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काशी घाट भी कहा जाता है, याद रखिए। इसे काशी घाट कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये असम में। कहां पर? असम में है। ये दर्जा देने का कौन काम किया था? तो ये भारत का जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है दिया गया। बोले सर पर्यटन मंत्रालय किसके पास है? तो ये जी किशन रेड्डी के पास। किसके पास है? किशन रेड्डी के पास जो है ये मंत्रालय है। उन्हीं के द्वारा ये खुशखबरी दिया गया
और यहाँ का जो है असम का जो है सीएम है, असम का सीएम जिनका नाम है हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा क्या किए थे? हेमंत बिस्वा जैसे ही पता चला इनको कि मतलब हमारा जो है पर्यटन गांव के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, तो सभी जो है असम वासियों को ये खुशखबरी देने का काम किया था। यह जबकि बात किया जाए यहाँ का गवर्नर का, तो यहाँ का गवर्नर आपको पता होना चाहिए जगदीश मुखी। क्या है? जगदीश मुखी यहाँ का जो है गवर्नर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर विश्वनाथ घाट है, इसे काशी घाट, ये असम की बात किया जाए तो असम की बात किया जाए मित्रों, असम जो है ये सब क्यों असम का जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है, पर्यटन गांव के रूप में क्यों ये विकसित करना चाहता है? ताकि क्या हो जाए, यानी कि अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित करे किसको? पर्यटन के गांव के पर्यटन को आकर्षित करना है, गांव के पर्यटकों को आकर्षित करना, इसका मेन उद्देश्य है। क्या करना? आकर्षित करना, ठीक है ना। वही बात किया जाए असम में, तो असम में और क्या क्या चीजें मित्रों, तो यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है यहाँ पर उद्यान भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ में जो है यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर नेशनल वाटर वे देखने को मिलेगा। नेशनल वाटर वे 2 देखने को मिलेगा, जो कि धुबरी से सादिया, क्या है? धुबरी से सादिया तक जाती है, धुबरी से सादिया तक जाती है, जो कि टोटल 891 किलोमीटर की दूरी है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है, याद रखिए। जो कि यहाँ पर किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ घाट। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ घाट इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे विश्वनाथ घाट की बात करते हैं मित्रों, तो बाबा विश्वनाथ की याद आती है। क्या आती है? बाबा विश्वनाथ की याद आती है। ये आपका असम का जो है वो पर्यटक स्थल है, जहां पर इसे शामिल किया गया, जिसको खूबसूरत नजारा है, इसको शामिल किया गया है, याद रखिएगा। बात किया जाए बाबा विश्वनाथ की, बाबा विश्वनाथ, तो बाबा विश्वनाथ कहां पर है? तो ये काशी, कहां है? काशी कहां? वाराणसी को भारत का जो है सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, भारत का सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं अर्थात है। और एशिया का भी सांस्कृतिक राजधानी, क्या? एशिया का सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है? एशिया का सांस्कृतिक राजधानी भी वाराणसी। क्या है? वाराणसी भी, याद रखेगा, वाराणसी भी है, ठीक है। उसके बाद कर दिया जाए वाराणसी में और क्या है सर? तो वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का क्या है? संसदीय क्षेत्र। नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी ही है, संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, याद रखिएगा। यहाँ पर मंदिर है किसका? बाबा विश्वनाथ का। बाबा विश्वनाथ का किसका समर्पित है? भोले बाबा अर्थात महादेव का क्या है? समर्पित ये मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हम आगे, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, याद रखिएगा, BHU। क्या है? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निर्वाचन सदन में कॉमिक बुक चाचा चौधरी और चुनावी दंगल का विमोचन किसने किया? सबसे पहले ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए जारी किया गया कॉमिक बुक। ये दिखाई दे रहा है ना, ये सभी ये आपको CEC है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी हैं, उसका अनूप चंद्र पांडे जी हैं, उसका अरुण गोयल जी हैं। आपको पता है इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य होते हैं। कितने? इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयोग। क्या होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग होते हैं, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। 2 क्या होता है? चुनाव आयुक्त होता है, याद रखेगा। अब ये 2 चुनाव आयुक्त में आपको यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन ये दिखाई दे रहा है, मुख्य है, और यानी कि ये राजीव कुमार जी है, अनूप चंद्र पांडे जी है, उसका अरुण गोयल जी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखते होंगे, यहाँ पर ये अनावरण कर रहा है, ये जो आपको कॉमिक जो है अनावरण किया गया है, यानी कि ये कॉमिक के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था, जागरूकता फैलाना चाह रहा है कि मतदाता
कितना इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र के इस पर्व के लिए, लोकतंत्र के इस त्योहार के लिए कितना जरूरी है। अगर किसी भी लोकतंत्र को एकदम बढ़िया से सुचारू रूप से चलाना है, अच्छे से शासन करना है, तो सबसे पहले वहां की जनता को क्या करो, जागरूक बनाओ। तो इन्होंने यानी कि राजीव कुमार जी ने ये चीजें जो है कॉमिक के माध्यम से दर्शाने का काम किया। तो यहाँ पर बोलिएगा सर कॉमिक बुक का अनावरण किया गया है, ये कॉमिक बुक किसका था? तो देखिए कॉमिक तो किसके आधारित है ये कॉमिक बुक? तो ये आधारित है, याद रखिएगा, एक कॉमिक के लिए बहुत फेमस लोग हैं जिनका नाम है प्राण कुमार शर्मा। क्या नाम है? प्राण कुमार शर्मा जो है ये कार्टूनिस्ट है, बहुत ही फेमस है। कौन है? बहुत ही फेमस थे, याद रखिएगा, थे, याद रखिएगा। इसका रोल का निभाने का काम किया, इस कॉमिक का रोल निभाने का काम किया था चाचा चौधरी। निभाने का काम किया था कौन किया? चाचा चौधरी। रोल अदा करने का काम किया चाचा चौधरी। और एक और नाम जुड़ता है इसके साथ, सुबू। क्या नाम जुड़ता है? सुबू, जो कि इस जो है इस कॉमिक का जो है रोल अदा करने का काम किया था इन दोनों। इसीलिए इसी के आधारित, इसी के तर्ज पर चाचा चौधरी और चुनावी दंगल का विमोचन करने का काम किया, जिससे क्या होगा, जिससे कम उम्र का बच्चे भी, कम उम्र का लोग भी, यहाँ तक कि जो स्कूली बच्चे होते हैं वो सब में एक सच्चे नागरिक और चुनाव के प्रति क्या हो सके, जागरूकता फैल सके। याद रखेगा, यानी कि सच्चे नागरिक, एक अच्छे नागरिक, याद रखेगा, सच्चे नागरिक और साथ साथ में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में, नागरिक के रूप में कार्य करे। क्या करे? कार्य करे और इस लोकतंत्र को क्या करे? लोकतंत्र को समझने का काम करेगा, लोकतंत्र को ये समझेगा। और ये जो है, और ये जो किया गया है, ये चीजें जो कॉमिक बुक जो किया गया है, इसे याद रखेगा, सभी स्कूलों में भी इसे ले जाएगा और सभी स्कूल के बच्चों में भी एक प्रति जो है सबको बांटा जाएगा, ताकि एक अच्छे नागरिक, शासन में जिम्मेदारी नागरिक होने का वो फर्ज अदा करे और इस जो है मतदाता निर्वाचन के लिए जिम्मेवार हो सके। किस तरीके से लोकतंत्र में जो है निर्वाचन है, अर्थात मतदाता जो है, यानी कि मत जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब किसी को हम चुनते हैं तब वह एक बार चुनने के बाद वो 5 साल तक हमारे ऊपर शासन अर्थात इस देश पर शासन करता है। तो उसको इस तरीके से मतलब चुनना है जो आपके लिए लगे कि वो बेटर कर सकता है, देश के लिए कर सकता है, समाज के लिए कर सकता है, आपके लिए, यानी कि किस तरीके से मतलब ये लोकतंत्र में ये मत जो है कितना इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझाने का कोशिश किए थे। कौन किए थे? तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसका 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अनूप चंद्र पांडे जी है। याद रखेगा, क्या कौन कौन है यहाँ पर? आपको एक राजीव कुमार जी हैं, याद रखेगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसके, ये राजीव कुमार जी हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। याद रखेगा, क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और ये 3 सदस्य होते हैं, याद रखेगा। और 2 है चुनाव आयुक्त। 2 क्या है? चुनाव आयुक्त है। कौन कौन है? एक अनूप चंद्र पांडे जी, अनूप चंद्र पांडे जी है, और दूसरा जो है आपका अरुण गोयल जी। कौन है? अरुण गोयल जी है, याद रखेगा। और इन चीजों को क्या किया? अनावरण करने का काम किया था, ठीक है ना। तो चीजें ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये देखिए कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान करने के लिए कौन देने वाला है। देखिए विज्ञान के क्षेत्र में असामान्य अर्थात असाधारण काम के लिए इसे क्या किया जाता है? विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। असाधारण कार्य के लिए, असाधारण नवाचार के लिए, याद रखेगा, इसे विज्ञान का एक पुरस्कार है, विज्ञान पुरस्कार है। ये किसे दिया जाता है? तो ये असाधारण कार्य के लिए जाता है, असाधारण नवाचार कार्य के लिए दिया जाता है, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा दिया जाता है। अरे साइंस के क्षेत्र में 3 ऐसे पुरस्कार है जो दिए जाते हैं, जिसे कहा जाता है, पहला कहा जाता है विज्ञान रत्न। क्या कहा जाता है? विज्ञान रत्न कहा जाता है। दूसरा जो है विज्ञान श्री, क्या होता है? विज्ञान श्री कहा जाता है। और तीसरा जो है आपका शांति भटनागर कहा जाता है, शांति भटनागर।
भटनागर कहा जाता है, याद रखेगा। जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है विज्ञान रत्न, क्या है, विज्ञान रत्न है, यानी कि असाधारण नवाचार कार्य करने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। इसकी अनाउंसमेंट जो किया जाता है, याद रखिएगा मित्रों, क्या किया जाता है, अनाउंसमेंट, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए जो अनाउंसमेंट जो किया जाता है, ये आपका 11 मई को, बोलिएगा सर 11 मई है क्या, इसी दिन मनाते हैं प्रौद्योगिकी डे, क्या मनाया जाता है, प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन इस चीजों को क्या किया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है। तो विज्ञान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार ये कौन दिया जाता है, विज्ञान रत्न दिया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये चीजें दिया जाता है, ये पुरस्कार को क्या किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए यहाँ पर एक चीज और दिया जाता है, जो कि एक असाधारण काम करने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण काम करने के लिए एक बहुत ही बड़ा महापुरुष है, जिनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन जी, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी है, जो कि तमिलनाडु से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। देखिए ये कौन है, सीवी रमन जी है, याद रखिएगा, जो कि इन्होंने 1930 में विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान पुरस्कार प्राप्त करने का काम किया, विज्ञान पुरस्कार प्राप्त करने का काम किया था। कौन किया था, नोबेल पुरस्कार, क्या है, नोबेल पुरस्कार है, जिसे कहा जाता है, कौन सा क्षेत्र के लिए दिया गया, फिजिक्स के लिए, भौतिकी के क्षेत्र में, साइंस के लिए इसे दिया गया। कौन सा, क्या चीज के लिए, तो रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव का खोज के लिए। और बोलिए सर रमन प्रभाव क्या था, प्रकाश का प्रकीर्णन, याद रखेगा, प्रकीर्णन के लिए दिया गया, प्रकीर्णन के लिए इसे दिया गया है, 1930 में दिया गया। बोलिएगा सर ये नोबेल क्या है सर, तो थोड़ा सा नोबेल के लिए हम बता दे रहे हैं आपको। नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, कितना क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिनमें कौन कौन सा क्षेत्र है, याद रखेगा। पहला जो है याद रखेगा भौतिकी है, क्या है, भौतिकी है। उसके बाद रसायन शास्त्र, क्या है, रसायन शास्त्र है। तीसरा जो है आप ले लीजिए बायो विज्ञान का, यानी कि आपको जीव विज्ञान में दिया जाता है, चिकित्सा में, याद रखेगा किस में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा जो दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के। पांचवा जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, क्या दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में जाता है। और छठा जो दिया जाता है मित्रों, छठा क्या है, भौतिक हो गया, रसायन हो गया। छठा जो हो जाएगा शांति के क्षेत्र में, कितना, शांति के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 2 जगह से, कहां से दिया जाता है, 2 जगह से दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1901 में हुआ, याद रखें 1901 में हुआ था। और डायनामाइट की खोज किया था, किसके उपलक्ष्य में, डायनामाइट, याद रखेगा डायनामाइट, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है 1901 में 2 जगह से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है, स्वीडन में कहां पर दिया जाता है, स्टॉकहोम से एक दिया जाता है, स्टॉकहोम से दिया जाता है। और दूसरा जो है स्टॉकहोम से दिया जाता है, स्टॉकहोम से शांति का दिया जाता है। क्या चीज का दिया जाता है, शांति का पुरस्कार दिया जाता है। ये जो भी था आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भी चीजें था वो हमने देने का काम किया आपको, ठीक है ना। तो ये सीवी रमन जी है, इनकी जो है आपका, इनकी जो देश के लिए समर्पित हैं, जो चीजें दे दिया है, इनको हम कभी भूल नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम देखना चाहते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 समूह में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पर I2U2 शामिल की बात कर रहा है, I2U2 देश की शामिल कर रहा है। जानते हैं ना, अमेरिका कहीं ना कहीं जो है सच में दुनिया को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दुनिया को किधर करना है, क्या करना है, न करना है, अपने अकॉर्डिंग करने का काम करता है। इसीलिए पूरा दुनिया लोग, यानी कि उसका कोई भी चीज बोलता है तो उसको इंतजार रहता है कि उनका क्या स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या था कि 2 देश था। कौन कौन सा देश था, एगो था आपका UAE और दूसरा था इजराइल। और ये दोनों का कट्टर दुश्मन था आपस में, क्या था, दुश्मनी था। यानी कि इजराइल UAE को कभी मानता ही नहीं था इजराइल कोई देश है, और इजराइल भी UAE को मानता ही नहीं। यहाँ तक UAE तो नक्शा पर भी नहीं दिखाता था कि बोले इजराइल कोई देश है, याद रखेगा। तो ये दोनों के बीच में जो मध्यस्थता कराने का काम किया था, कौन किया था, अमेरिका। कौन किया था, अमेरिका किया था, जिनका नाम है डोनाल्डो ट्रम्प। क्या है,
डोनाल्डो ट्रंप ने करवाने का काम किया था। डोनाल्डो ट्रंप ने करवाने का काम किया था। कब किया था? 2020 में। जो मध्यस्थता कराया गया था उसका नाम रखा गया अब्राहम एकॉर्ड। क्या रखा गया? अब्राहम एकॉर्ड रखा गया। एकॉर्ड रखा गया। इसके तहत इसका क्या किया गया? मध्यस्थता करा दिया गया। अब अमेरिका को लगा चलो एशिया का कंट्री जो है आपको, एशिया का कंट्री जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसमें कोई एशिया का कंट्री? इंडिया। कौन है आपका? इंडिया है एशिया का इसमें कंट्री। इंडिया आपको देखने को मिलेगा। दूसरा इजराइल देखने को मिलेगा, इजराइल देखने को मिला। और तीसरा यूएई जो है, यूएई भी आपको देखने को मिलेगा, याद रखेगा। तो ये सभी जो कंट्री है, ये सभी जो कंट्री है मित्रों, ये सभी कंट्री को ये साथ में अपने साथ में लेना चाह रहा था एक ग्रुप के तहत। और जैसे ही ये दोनों का क्या करवाया, ये दोनों का पैचअप करवाया, एक दोनों के बीच जो है अकॉर्ड कराया। अकॉर्ड कराने के बाद सामने ये आया कि एक ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनाया। इसे एशियाई क्वाड के नाम से भी जानते हैं, एशियाई क्वाड के नाम से। क्या नाम से? एशियाई क्वाड के भी नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? I2U2। इसमें टोटल जो है दोनों को साथ में लेकर के, और इंडिया को साथ में ले लिया और खुद साथ में आया। और यहाँ पर जो है एशिया को जो है 4 ग्रुप में बांट कर, अर्थात 4 लोग आपस में समूह करके ग्रुप बनाए, जिसे एशियाई क्वाड कहा गया था, I2U2 कहा गया। और इस ग्रुप में यूएसए आ गया, इजराइल आ गया। कौन आ गया? इजराइल आ गया। और तीसरा जो आने का काम किया, इजराइल के बाद जो आने का काम किया, यूएई। कौन आया? यूएई आया। और जो है एशिया में कोई ग्रुप बना रहे, इंडिया उसमें ना रहे तो वो ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं रह पाता, क्योंकि अमेरिका को पता है कि एशिया में कोई शेर है, कोई चाइना से लड़ने वाला है, तो वो है एक इंडिया। तो इंडिया के बिना वो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। तब ये अगर इंडिया ना रहे ना तो चाइना के नाक में दम कर देगा चाइना। चलिए यहाँ पर यूएई, उसके बाद क्या हो जाएगा? इंडिया। याद रखिए क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा आपको कंट्री ऐसा लग रहा है जो कि I2U2 में शामिल नहीं है? तो I2U2 में आपको शामिल यहाँ पर कौन सा कंट्री नहीं है? ईरान नहीं है। ईरान नहीं है। ईरान को भला कैसे शामिल किया जा सकता है? ये वही ईरान है जिन्होंने अमेरिका ने बर्बाद किया। और ईरान कभी भूलेगा क्या? ईरान कभी नहीं भूल सकता कि अमेरिका हमें किस तरीके से बर्बाद करने का काम किया है, और हम उसके साथ ग्रुप बनाएंगे, ये कभी नहीं। ईरान मर सकता है लेकिन अमेरिका के साथ जा नहीं सकता है। ईरान का राजधानी कहाँ है? ईरान का राजधानी तेहरान है। और इस कदर से यहाँ पर इसको बर्बाद किया था ईरान को, इसको अपना मुद्रा बदलना पड़ा, और ये अपना मुद्रा का नाम बदल करके सामान रखना पड़ा, तब जाकर के ये क्या हुआ? जिंदा हुआ। कुछ बात है ईरान में। ईरान के पास इतना कैपेसिटी, इतना क्षमता है, साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा पकड़ है कि ये मिसाइल से लेकर के चीजें, टेक्निकल चीजें खुद से ये क्या कर सकता है? बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए तो ये दोनों अमेरिका और ईरान में जमता नहीं है। अमेरिका कहता है कि तू हमारे बल पर चलो, हम जो कहेंगे वही करो, और ईरान बोलता है नहीं, हमारे पास जो क्षमता है, हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो दोनों में जमता नहीं है, इसीलिए ईरान को यहाँ पर ये चीजों का सामना देखना पड़ा। वही बात क्या, जब आपका यूएई है, यूएई है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो अमेरिका की बात की जाए, सर एशियाई क्वाड तो है ही है, ये तो क्वाड I2U2 तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक और क्वाड चल रहा है, अमेरिका के साथ हमें चल रहा है, जिसे कहा जाता है, याद रखेगा, क्वाड जिसे कहा था, जिसमें कि चार गो देश है। इसमें ये क्वाड में कौन कौन सा? ये क्वाड में जो है आपका अमेरिका, कौन है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। कौन है? भारत है मित्रों। एक और कंट्री है, कौन है? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है आपका, और एक भारत है आपका। एक और कंट्री है, उस कंट्री का नाम है यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, और एक और कंट्री है मित्रों जिनका नाम है जापान। क्या नाम है? जापान। जिधर यूएसए जाएगा उधर तो जापान को लेके जाएगा ही है। एक और क्वाड है ये सब। वही बात के सर इन दोनों के बीच क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। याद रखिएगा इन दोनों के बीच में सर क्या है सर, तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। इसका राजधानी पहले समझ लीजिए। इसका राजधानी आबू धाबी है। कहाँ है इसका राजधानी? आबू धाबी है, याद रखेगा। इसका तो आप सब लोग जानते हैं, वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय भी है, याद रखिएगा आपका, अमेरिका में। देखिए ये 4 देश है जो I2U2 में बन के आए हैं। I2U2 यहाँ पर 4 को झंडा भी देखने को मिल रहा है, इंडिया का, इजराइल का, यूएई का और आपका अमेरिका को देखने को मिल रहा है। बोलिएगा सर ये 4 में क्या क्या खासियत है, थोड़ा बताइए कौन कौन सा युद्ध होता है, क्या क्या बन सकता है। तो देखिए इंडिया जो है ना, चारों के साथ, तीनों के साथ अच्छा संबंध रखता है।
इंडिया हो गया, यूएसए ले लीजिए आप, क्या इंडिया ले लीजिए आप, यूएसए ले सकते हैं, यूएसए के बाद यूएई ले लीजिए सर, यूएई के बाद क्या लेना चाहेंगे, उसके बाद आप इजराइल ले लीजिए। ये चारों के पास हमारे पास जो है अच्छा संबंध है। इंडिया जो है यूएसए के साथ 3 ठो क्या करता है, युद्धाभ्यास करता है, एक्सरसाइज करता है। पहला का नाम है रिमपैक, क्या नाम है, रिमपैक। दूसरा का नाम है आपका मालाबार, क्या है, मालाबार नाम है। तीसरा का नाम क्या है, तो बर्ज प्रहार, क्या है, बर्ज प्रहार है। और ये वही बर्ज प्रहार है जो कि चाइना के नाक में दम करता है। याद रखिए, चीन को नींद हराम करता है, चीन को नींद हराम, चीन के सीमा पर जाके हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, यूएई के साथ भी हम लोग करने का काम करते हैं। यूएई के साथ क्या करते हैं हम, डिजर्ट, याद रखेगा, डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग करते हैं। और उसके बाद सॉरी डेजर्ट ईगल करते हैं। भाई इजराइल के साथ करते हैं ब्लू फ्लैग, क्या करते हैं, ब्लू फ्लैग जो है, ब्लू फ्लैग इसके साथ एक्सरसाइज है, ब्लू फ्लैग इसके साथ एक्सरसाइज है। तो ये तीनों के साथ कहीं ना कहीं हमारे साथ मधुर संबंध है, बढ़िया संबंध है, याद रखिएगा। ये 4 अभ्यास हो गया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपको 8 की ओर, ठीक है ना। देखिए, किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्ध टैंक मर्कवा मार्क 5, जिसे ब्राक के नाम से जाना जाता है, का अनावरण किसने किया। देखिए, किसके नाम से जाना जाता है मित्रों, ब्राक के नाम से जाना था, याद रखिएगा। ब्राक ये क्या है, एक युद्ध टैंक है, याद रखिएगा। ब्राक क्या है, तो एक युद्ध टैंक है। ये क्या है, एक युद्ध टैंक है जिन्होंने डेवलप किया था। विकास किसने किया था, विकास तो इजराइल ने किया था, इजराइल ने किया था। इसको डेवलप करने के लिए 5 वर्ष लगा, कितना दिन, 5 वर्ष लगा। और ये जो युद्ध टैंक है किसके ऊपर आधारित है, तो ये युद्ध टैंक जो है मित्रों, ये आधारित है आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, अर्थात बौद्धिक क्षमता। क्या हो जाएगा, बौद्धिक क्षमता। लेकिन होगा तो मशीन, लेकिन काम करेगा आदमी के जैसा। किसके जैसा, आदमी के जैसा ये काम करेगा, याद रखेगा मित्रों। ये टारगेट अपना खुद से ये फिक्स करने के लिए काफी है, ये खुद से ही अपना टारगेट को क्या कर सकता है, जो है फिक्स कर सकता है। और ये दुश्मन को दौड़ा के मार सकता है, याद रखेगा। और वही बात किया जाए आपका, इसको चलाने के लिए कम से कम 4 लोग की जरूरत है। कौन कौन, याद रखेगा। तो पहला चाहिए कमांडर, पहला क्या चाहिए, कमांडर। दूसरा क्या चाहिए, लोडर क्या हो जाता है, बंदूक वगैरह मिसाइल वगैरह के जो भी लोड करिएगा तो यही ना करिएगा, लोडर। और तीसरा होता है गनर, तीसरा क्या होता है, गनर, याद रखेगा। तीसरा जो है गनर होता है। और चौथा एगो तो होगा ही है, कौन होगा, ये नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं, क्या होगा, ड्राइवर। चौथा क्या होगा, ड्राइवर। ये 4 लोग चाहिए, इनको 4 लोग चलाने के लिए चाहिए। किसने किया था, ये इजराइल ने ये युद्ध टैंक का क्या किया, आपका डेवलप करने का काम किया था, याद रखेगा, ठीक है ना। इजराइल ने, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इजराइल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इजराइल, याद रखेगा। चलिए हम कुछ देखते हैं इजराइल में। तो इजराइल में एक जगह है, इजराइल का राजधानी, इजराइल का राजधानी कहाँ है, तो जेरूशलम। क्या है, यरूशलेम कहलाता है, यरूशलेम है, याद रखेगा। यरूशलेम जो है आपका यहूदी के लिए, याद रखेगा, यहूदी के लिए, मुस्लिम के लिए और ईसाई के लिए ये तीनों एक ऐसा जगह है जो कि तीनों का यहाँ पर पवित्र स्थान माना जाता है, यरूशलेम में। क्या, यरूशलेम में। यहाँ पर एक और मंदिर है, अलक्सा मंदिर। क्या होता है, अलक्सा, याद रखेगा। अलक्सा मस्जिद है, क्या है, अलक्सा मस्जिद है, जो कि इसी को लेकर के बहुत सारा जो है क्या है, फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर विवाद है। किसके बीच, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में क्या है, विवाद है, फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद। और इजराइल की बात किया जाए तो इजराइल कैसा कंट्री है, इजराइल यहूदी कंट्री। कैसा है, यहूदी देश है, याद रखें। कैसा देश है मित्रों, यह एक यहूदी देश है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, आपका ये टैंक हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उड़ाने का काम करेगा, चलाने का काम। देखिए, एक बार में यहाँ से भी चला सकता है, यहाँ से भी चल सकता है, यहाँ से भी चला सकता है मिसाइल वगैरह के। और उसके बाद देखिए यहाँ से भी ये फोड़ सकता है ना, एकदम तबाही मचा देगा ना। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 गो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एगो लटकाने वाला भी दिया हुआ है ना। ये इसी को कहा जाता है इजरायली मरकवा। क्या है ये, इजरायली मरकवा। बहुत ही ये क्या है मित्रों, हैवी है। जिस देश ने भी यानी इजराइल ने बनाया है, तो ये एक सैन्य ताकत के रूप में ये क्या हुआ, सेना का ताकत यहाँ पर बढ़ने का काम किया, सेना का ताकत जो है बढ़ने का काम किया है, याद रखेगा।
चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक थीम गीत दिल जश्न बोले, क्या बोले, दिल जश्न बोले के संगीतकार कौन है, दिल जश्न बोले का संगीतकार कौन है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में हम आपको पढ़ाए भी थे करंट अफेयर, दूसरा लेक्चर में हम पढ़ाए थे कि जो है आईसीसी पुरुष वर्ल्ड क्रिकेट विश्व कप क्या हो गया, शुरू हो गया, और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जगह फाइनल कर दिया गया जो कि अमेरिका में खुलने वाला है। तो आपको जल्दी जल्दी बता दीजिए कि भारत ने कौन कौन सा चीज को मेजबानी करने का काम किया है, जल्दी फटाफट यहाँ पर छाप दीजिए और बताने का काम करिए। तो देखिए आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है आधिकारिक थीम क्या है, दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले जो है याद रखिएगा, ये है, ये मतलब आधिकारिक थीम है, थीम जो है जो कि इस जो है इस मैच में पूरी तरीके से यही सब गाना आपको बजने का काम करेगा पूरी मैच में, याद रखेगा। इसमें रणवीर सिंह का भी उल्लेख किया गया, किसको, रणवीर सिंह का भी उल्लेख किया गया है, और ये लिखने का काम किया है और गाने का काम किया, कौन, गाने का प्रीतम जो है चक्रवर्ती, क्या है, प्रीतम चक्रवर्ती जो है, ये जो आपका संगीतकार भी है, कौन है, संगीतकार है, निर्देशक है, ये सभी चीजें का करने का काम किया, कौन किया, प्रीतम चक्रवर्ती करने का काम किया, याद रखेगा। और ये आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप, याद रखेगा। वर्ल्ड कप कौन आयोजित कर रहा है, तो ये आईसीसी के द्वारा कर रहा है, और ये 2023 में कहां पर हो रहा है, भारत में, कहां पर, इसके लिए पाकिस्तान का टीम कहां गया, भारत ऑलरेडी आ चुका है, भारत आ चुका है। अब ये वनडे का याद रखेगा, कौन सा है, वनडे वर्ल्ड कप का, वनडे। अब बात कीजिए सर ये तो हो गया, लेकिन इसी का पिछले बार सर कौन जीता है, याद रखेगा। तो ये जो जीतने का काम किया था पिछले वाले, और ये ऑलरेडी 4 वर्ष पर होता है, याद रखेगा, 4 वर्ष। तो बोलिएगा सर 2019 वाला कौन जीता है, तो 2019 में जो जीतने का काम किया था वो किया है इंग्लैंड, पिछले बार 2019 में याद रखेगा, 2019 में इंग्लैंड जीता है, ठीक है ना, इंग्लैंड जीतने का काम किया। बोलिएगा सर सर्वाधिक कौन जीता है, सर ये सर्वाधिक जीतने का काम किया ऑस्ट्रेलिया, कितना, ऑस्ट्रेलिया जीतने का काम किया 5 बार, ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीता है। भारत की अब एक सवाल उठता होगा सर भारत कितना, तो 2 बार, भारत कितना, 2 बार जीता है, 1983 में जीता और 2011, 1983 और 2011 में जीतने का काम किया, कौन किया, भारत जीता है 2 बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीतने का काम किया है, याद रखेगा, ठीक है ना भाई। भारत के बोलिए सर, और इसमें और कुछ चीजें जो बाकी है बता देना चाह रहा हूं। इसमें जो अब एक ख्याल आता है सर इसमें कितना टीम भाग लेगा, तो टोटल 10 टीम, कितना टीम, 10 टीम भाग लेगा। कब से कब चलेगा सर, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर, 5 अक्टूबर टू 19 नवंबर तक ये चलने वाला है, याद रखिएगा। अब देखिए भारत ने किसको किसको मेजबानी किया, एससीओ की मेजबानी किया, कहां पर, गोवा में किया, G20 की मेजबानी किया, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप, याद रखेगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये चीजें याद रखिएगा, ये चीजें करने का काम कर रहा है, ठीक है ना, वर्ल्ड क्रिकेट कप। उसके बाद इन सभी चीजों का कौन है, बहुत जो है अद्भुत रहा है ये साल, बहुत चीजें करने का काम किया, मेजबानी करने का काम किया इस साल भारत ने। ये देख रहे हैं जैसे कि हम बोले थे आपको कि इसमें इस गाने में उल्लेख जो है रणवीर सिंह को भी किया गया, किसको, रणवीर। इसमें देखिए टोटल 10 टीम भाग लेने वाला, 3 4 5 6 7 8 9 10 टीमें इसमें भाग लेने वाला हो। म्यूजिक बाय किसके द्वारा, प्रीतम के द्वारा ये चीजें जो है दिया गया है, याद रखिएगा। वर्ल्ड कप है, हर 4 साल में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस IDDP मनाने के लिए एक साथ आता है। देखिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात की जाए वहां पर समझ लीजिएगा कि जरूर यहां पर यूएनओ का जो है कोई ना तो कोई अंग इसमें भाग लिया होगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त जो है राष्ट्र जो है महासभा के द्वारा ये चीजें को क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मनाने का फैसला लिया है। कब से लिया था, तो 1981 से। 1981 में क्या हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, इसी दिन से मनाने का क्या लिया, फैसला लेने का काम लिया। क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति
शांति बनाए रख सके। याद इसकी थीम की बात करिए, इसका थीम क्या है? तो विश्व के कार्य के लिए, विश्व के कार्यों के लिए याद रखेगा। हमारी क्या है? हमारे लक्ष्यों की महत्वाकांक्षी, क्या है? महत्वाकांक्षी जो है इसका थीम है। महत्वाकांक्षी अर्थात विषय इसका क्या है? थीम है, याद रखेगा, ये थीम है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना। अब वही बात कीजिए, शांति की बात कर रहा है, तो शांति की बात करेंगे तो एक चीजें हम जरूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक चीजें, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर 21 सितंबर। क्या हो जाएगा इसका? 21 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें अब हम एक चीज बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हैप्पी पीस डे ऑफ। अब शांति की बात आती है तो एक बात तो जरूर आती है सर, शांति की बात करें सर, तो शांति के भारत को जो है पीस इंडेक्स में शांति के क्षेत्र में जो है कितना स्थान है? तो याद रखिएगा 126वां स्थान हमारा है। तो उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स में कह दे, हैप्पीनेस इंडेक्स बात किया जाए मित्रों, हैप्पीनेस इंडेक्स में तो ये भी 126, कितना है? 126 यानी कि 126वां स्थान है। 137 में से 126वां स्थान है, याद रखेगा। वही अंतिम की बात किया जाए विश्व शांति में, ये अफगानिस्तान क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा क्या है? अशांति है, याद रखेगा, सबसे ज्यादा। ये अंतिम है, क्या है? अंतिम में, याद रखेगा। वही बात की जैसे शांति का जो है ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन करता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इसे जारी करने का काम करता है। इस सर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेगा स्वीडन के हेलेंस्की में है, याद रखेगा। और साथ साथ में इसमें सर बात किया जाए, इसमें पहला नंबर कौन है? तो पहला नंबर आइसलैंड, क्या है? आइसलैंड। पहला नंबर जो है सर आइसलैंड है, क्या है? आइसलैंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए तो ये सब चीजें आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर हम आपको बता देना चाहते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये चीजें जो था आपको 10 क्वेश्चन हमने आपको देने का काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें करंट अफेयर के साथ साथ हमने स्टैटिक जीके देने का काम किया है, ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको क्या मिले? कुछ मदद मिल सके, सहायता मिल सके। और प्रतियोगी चाहे कितना भी, चाहे कोई भी, अभी पता है आपको बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे में आने वाला है मित्रों। उसके बाद आपको बिहार गवर्नमेंट, बिहार एसआई के लिए, है ना। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाए, ताकि एक बेहतर तैयारी आपको मिल सके और परीक्षा को आप क्या कर सके? पास कर सके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।